नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जब सुहासिनी मारवा यहाँ पर अपने बाथरूम में थी तब उसे आभास होता है जैसे कोई उसके कमरे में आया हो और सच में वहाँ पर कोई तो शख्स था। लेकिन अब वो जैसे ही बाहर आती है वो शख्स वहीं पर ही छिप जाता है। तो अब यहाँ पर तभी अनिका आती है और अब अनिका यहाँ पर सुहासिनी मारवा से कहती है वो दादी माँ रोहित की तबीयत ठीक नहीं है और वो बस आपका ही नाम ले रहे हैं। ये सुनते ही, रोहित का नाम सुनते ही अब सुहासिनी मारवा वहाँ से अपने कमरे से निकल जाती है। तो इधर अनिका ने भी जो शख्स वहां पर छिपी हुई थी उसे वहां से जाने के लिए उसका रास्ता खाली कर देती है। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में अभी भी बड़ी रानी को आलिशा की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि बड़ी रानी आलिशा से बहुत ही नाराज थी, क्योंकि आलिशा ने उस समय उसे न बचाते हुए अंजलि मल्होत्रा को यानी अपनी असली माँ को बचाया था। इसलिए वो उसे चीज कहीं ना कहीं उसके मन में चुभी हुई थी। लेकिन अब आलिशा के बारे में सोचकर वो घबराई जा रही थी। अब वो बार बार अपने भाई धनंजय को फोन लगा रही थी, लेकिन धनंजय उसके किसी भी फोन का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बड़ी रानी को पता लग चुका था कि धनंजय भी वहां पर कॉलेज में जा चुके हैं। बड़ी रानी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो वहीं इधर दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में यहाँ पर अंजलि भी बार बार बस यहाँ पर आकाश से कह रही थी तुम एक बार अपने पापा को फोन लगाओ ना। इस बात पर अब यहाँ पर आकाश ने कहा माँ मैंने कई बार उन दोनों को फोन लगाया है, वो दोनों ही मेरे किसी भी फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को भी अब पता था कि करण और राजीव वो दोनों ही वहाँ पर उस कॉलेज में गए हैं। इसलिए अब यहाँ पर अंजलि काफी परेशान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस बात पर अब अंजलि ने कहा पता नहीं क्यों आकाश, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों जरूर किसी मुसीबत में पड़ गए हैं और शायद इसीलिए ही वो किसी भी फोन कॉल का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या हुआ होगा वहाँ पर, वो दोनों ठीक तो होंगे ना। अब ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है देखिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी है, आप बेवजह में ही ज्यादा कुछ सोच रही हैं और वैसे भी वो दोनों इतने कैपेबल हैं कि वो दोनों अपना ख्याल रख सकते हैं। इसलिए आप ये बेफिजूल की चिंता मत कीजिए, आप अभी अपने रूम में जाकर आराम कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनके चिंता करके आप अपनी खुद की हेल्थ खराब कर लें। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है तुम्हारी आलिशा के साथ क्या कोई बात हुई है क्या आकाश, एक बार उससे बात करके देखो। इस बात का जवाब देते हुए अब आकाश कहता है नहीं अभी तक तो मेरी आलिशा के साथ कोई भी बात नहीं हुई है। इस बात पर अब यहाँ पर अंजलि मामी कहती है अच्छा तो जरा एक बार आलिशा को ही फोन लगाना, क्या पता हमें उसके द्वारा ही तुम्हारे पापा और करण के बारे में कुछ पता चले। ये सुनते ही आकाश अब यहाँ पर अपने सिर को हिलाता और अब वो अपने फोन से आलिशा के नंबर को डायल कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक लंबी रिंग जाने के बाद जब सामने से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता तो आकाश अब अंजलि मामी से कहता है देखिए आप चिंता मत कीजिए, वैसे आलिशा भी अभी फोन नहीं उठा रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग ठीक नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, जैसे ही वो मेरे फोन कॉल को देखेगी वो मुझे फोन कर लेगी। इसलिए आप अभी प्लीज समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। आकाश की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है आकाश कि तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं भी यही कहूंगी कि वहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो इधर पेरिस के मैनेजमेंट कॉलेज में इधर रोहित अब यहाँ पर सूर्य को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। वो जिस तरह से रोहित को देख रहा था वो बिल्कुल ही एक एग्रेशन के साथ रोहित को देख नहीं बल्कि घूर रहा था। उसे रोहित को अब ये समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि ये हिप्पोपोटामस है। रोहित अब अच्छी तरह से समझ चुका था कि इसके साथ उसे किस तरह से फाइट करनी है।
क्योंकि रोहित ने अब यहाँ पर सूर्या को देखकर ही अपना पूरा का पूरा अंदाजा लगा चुका था। इवन अब तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी भी बना चुका था कि आखिर अब उसे अपने कौन से दांवपेच से इसके साथ लड़ाई लड़नी है। इसलिए रोहित अब स्लोली अब अपने पाँव को पीछे की तरफ कर रहा था। रोहित अब ये दिखा रहा था जैसे वो सूर्या से डर रहा हो। वो उसे यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तो वहीं जब सूर्य ने भी यहाँ पर रोहित को इस तरह से पीछे हटते हुए देखा, यानी कि किंग को पीछे हटते हुए देखा, तो वो अब यहाँ पर एक लंबी हाई जंप करते हुए ही सीधा ही अब किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस मूव को देखकर तो अब किंग उसे अब यहाँ पर सूर्य से भी ज़्यादा एक लंबी हाई जंप करते हैं, और अब वो यहाँ पर सूर्य के मुंह पर एक जोर की लात मारता है, क्योंकि इससे पहले सूर्य उसे किसी भी तरह से हर्ट कर पाता तब तक रोहित ने अपना दाव उसके ऊपर चल दिया था। क्योंकि रोहित को अंदाजा हो गया था कि जैसे ही वो पीछे हटेगा तो जरूर ये उसके ऊपर हमला करेगा। रोहित का दाव भी यहाँ पर काफ़ी तेज था, क्योंकि जिसकी वजह से वो अब यहाँ पर एक पल के लिए तो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर काफ़ी एग्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। और सूर्या अब एक बार फिर से किंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो वहीं रोहित को अब यहाँ पर अचानक से कुछ याद आता है। जब वो यहाँ पर कॉलेज के गार्डन एरिया में देखता है तो उसकी नज़र वहाँ पर एक शो प्लांट के ऊपर जाती है। उस प्लांट को देखकर रोहित अब अपने पुराने दिनों के ख्यालों में चला जाता है, जब रोहित और अनिका दोनों ही मल्होत्रा फार्मेसी में एक बार गए हुए थे। अनिका इधर अंदर जा रही थी। अंदर जाने के बाद वो अब उस सेक्शन में चली जाती है जहाँ पर ढेर सारे हर्ब्स को प्रिजर्व करके पहले से ही रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मल्होत्रा फार्मेसी में आयुर्वेद से जुड़ी हुई दवाइयों को बनाया जाता था, जिसके लिए हर्ब्स की पहले से ही तैयारी की जाती थी। इसलिए अनिका वहाँ से कुछ हर्ब्स को लेकर आते हुए ही अब वो यहाँ पर श्वेता से कहती है, श्वेता, मैंने ये कुछ हर्ब्स को लिया है, अगर कम पड़ गए ना तो मिस्टर कृष्णन से कहकर वो और भी ज़्यादा मंगवा दूंगी। ये सुनते ही अब श्वेता कहती है, ओह कम उन्होंने कहा दीदी, कोई भी आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है, हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है। आपको यहाँ से जो कुछ भी चाहिए है आप उसे बिना किसी बेझिझक के यूज कर सकती हैं, ये सब आपका ही तो है। यहाँ पर वो दोनों अभी कुछ बातें ही कर रहे थे कि तभी अब वहाँ पर रोहित मारवा भी अब अंदर आ जाते हैं, और उन्हें देखकर अब श्वेता ने कहा, जीजू आप मेरी दीदी से कुछ सेकंड के लिए भी दूर नहीं रह सकते हैं क्या? श्वेता की इस बात पर अब रोहित ने कहा, अब मैं क्या ही कुछ कह सकता हूँ। हाँ श्वेता, वैसे भी आपकी दीदी को मुझसे ज़्यादा इस घास फूस में इंटरेस्ट है। अब देखो ना, वो यहाँ पर मेरे साथ तो आई है, लेकिन अभी भी वो इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई है। अनिका के इस रवैये को देखकर तो सच में कहूँ ना श्वेता, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं इंसान बेवजह ही बना हूँ। काश मैं इंसान की जगह पर ये ऐसे ही कोई पेड़ पौधा, कोई हब्स होता तो शायद कम से कम मैं तुम्हारी दीदी के आसपास तो रहता, तुम्हारी दीदी मुझे अपने साथ तो रखती। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका अब रोहित को घूर कर देखने लगती है, क्योंकि अनिका को रोहित की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अब वो यहाँ पर रोहित के हाथ को पकड़कर अब रोहित को यहाँ से बाहर की तरफ लेकर जाने लगती है, और उसे अब एक हब्स के बारे में बताने लगती है। अब उस बात को सुनते ही अब रोहित कहता है, क्या बात है अनिका, क्या वाकई में इसके पत्तों का ऐसा इतना अच्छा यूज होता है जैसे तुम मुझे बता रही हो? रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका कहती है, क्यों मिस्टर मारवा, क्या आपको मेरी बात पर भी शक है? तो अब यहाँ पर रोहित कहता है, नहीं अनिका, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बात तो ये है कि मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि सच में इसके पत्ते इतने यूजफुल हैं। एनीवे, मैं एक काम करूँगा अनिका, नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी ना, तो मैं तुम्हारे साथ यही सब करूँगा। ये सुनते ही अनिका अब रोहित के पेट में एक पंच मारती है, जिससे कि अब रोहित उस पंच को खाते हुए ही कहता है, आउच हद है अनिका यार, तुम्हारा मुंह कम और तुम्हारे हाथ पैर ज्यादा चलते रहते हैं। अरे मेरे मुंह से थोड़ा बहुत क्या निकल जाता है कि तुम सीधे यहाँ पर अपने लात और गुस्से ही चला देती हो।
ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है अनिका, क्योंकि देखो फाइटर तो एक मैं भी हूँ। मैं तो मैं इतनी आसानी से कभी भी अपने हाथ पैर नहीं चलाता। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, वो क्या है ना मिस्टर मारवा, क्या आपका मुंह ज्यादा चलता है? तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों को ही चला देती हूँ, क्योंकि अगर दोनों अपना अपना मुंह चलाएंगे तो यहाँ पर मुद्दा कुछ और ही बन जाएगा। इस बात पर अब रोहित ने अनिका को चिढ़ाते हुए ही कहता है, वेरी फनी अनिका। और इधर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही रोहित अब जल्दी से अपनी तेज स्पीड से अब वहां से भागकर अब सीधा ही गार्डन एरिया की तरफ जाने लगता है। रोहित को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे वहां पर वही हब्स मिल गया था जिसके बारे में अनिका ने उसे एक्सप्लेन किया था उसके यूजेस के साथ। इधर किंग को इस तरह से भागते हुए देखकर अब सूर्या भी अभी किंग के पीछे ही भागने लगते हैं। तो वहीं अब तक यहाँ पर धनंजय पीरामल की गाड़ी भी यहाँ पर कॉलेज के बाहर आकर रुक जाती है। और जैसे ही ये गाड़ी रुकती है तो यहाँ पर धनंजय पूरी ही जल्दी के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब वो यहाँ पर मेन एंट्रेंस गेट के पास आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद तो यहाँ पर धनंजय का मुंह तो मानो खुला का खुला ही रह गया था। इसलिए वो एंट्रेंस के पास जाते हुए वहां पर आते हैं तो वहां पर उसे सबसे पहले में बैठा हुआ महेंद्र दिखाई देता है। इधर महेंद्र को देखकर अब धनंजय कहते हैं, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और इन सभी को क्या हुआ है? और ये आलिशा बेहोश कैसे हुई है? क्योंकि धनंजय जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो महेंद्र यहाँ पर इन तीनों के साथ ही बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर करण राजीव ये दोनों भी गिरे हुए थे और आलिशा भी बेहोशी की हालत में थी। ये सब देखकर धनंजय को मानो एकदम से 440 वोट का एक शौक लगा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। धनंजय अच्छी तरह से जानता था कि करण भी अपनी फाइट में कितने कुशल है और राजीव भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छे फाइटर हैं। और आलिशा का तो कहना ही क्या था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इन तीनों की ये हालत किसने की? अब धनंजय यहाँ पर अपने इन्हीं ख्यालों में थे। इधर अब यहाँ पर महेंद्र कहते हैं, भाई अगर हमारी रानी साहिबा सच में आज बेहोश नहीं हुई होती ना तो आज हम में से कोई भी नहीं बचता। क्योंकि ये यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, अब महेंद्र ने इतना ही कहा था तो अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं, हाँ क्या हुआ है महेंद्र? ये सब कुछ कैसे हुआ? कहना क्या चाहते हो बताओ जल्दी। अब यहाँ पर धनंजय को बहुत ही चिंता हो रही थी। इधर अब धनंजय की ये बात सुनते ही महेंद्र कहता है, भाई वो मैं जब राजमहल से इधर के लिए आया था तो वो। और ये कहते हुए ही महेंद्र अब अपने उस पल के ख्यालों में चले जाते हैं जब वो राजमहल से बाहर निकलकर वो यहाँ पर कॉलेज के लिए आते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद उनकी गाड़ी एक लोकेशन पर आकर रुकती है और वो भी यहाँ पर अपनी गाड़ी से बाहर आकर अब वो बार बार अपनी वॉच में ही टाइम को देख रहे थे। और अब वो अपने मन में ही सोचते हैं, कहाँ पर रह गए हैं ये दोनों? यहाँ महेंद्र अपनी ही में थे कि तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। क्योंकि महेंद्र को धनंजय ने पहले ही कहा था कि वो दोनों भी वहां पर पहुंच ही रहे होंगे। इनमें ये दोनों करण और राजीव थे। इसलिए महेंद्र यहाँ पर आकर करण और राजीव का इंतजार कर रहा था। इधर उसे देखकर अब महेंद्र कहते हैं, कहाँ पर रह गए थे तुम दोनों? मैं कब से तुम दोनों का ही वेट कर रहा हूँ। भाई ने तो बोला था कि तुम लोग वहां पर पहुंच चुके होंगे। इस बात पर अब गाड़ी में बैठा हुआ राजीव अब कहता है, तू अभी चल रहा है? हाँ, या फिर तू यहीं पर ही रुकने वाला है? ये सुनते ही अब महेंद्र पीछे के दरवाजे को खोलकर अब वो अंदर बैठ जाता है। और वो तीनों अभी यहाँ पर साथ में ही पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो इधर कुछ ही देर में वो सभी जैसे ही यहाँ पर कॉलेज में पहुँचते हैं तो वहाँ पर आलिशा को देखने के लिए, तो जैसे ही वो उस कॉलेज में गए तो वो सभी तो वहाँ का नज़ारा देखकर एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इधर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब महेंद्र ने कहा, भाई हम तो यहाँ पर आलिशा को बचाने के लिए आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमें रानी साहिबा को नहीं बल्कि रानी साहिबा से अपने ही लोगों को बचाना है। अपने भाई की सारी बातों को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय ने कहा, ये सब कैसे हो सकता है महेंद्र? आलिशा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वो अपने ही लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकती। और अगर आलिशा ने ऐसा किया है तो आखिर आलिशा को ऐसा क्या हो गया? क्या तुम ये सब जानते हो? इस बात पर अब महेंद्र ने कहा,
नहीं भाई, मुझे मुझे नहीं पता कि आलिशा को क्या हुआ है। वो तो हमें तभी पता चलेगा जब जब आलिशा पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये बात तो अब हमें आलिशा ही बता सकती है। महेंद्र की इस बात पर अब धनंजय ने अब इधर उधर देखने लगते हैं ताकि वो यहाँ पर ये देख सके कि सच में यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। और जब वो यहाँ पर चारों तरफ देखते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ अब वो यहाँ पर लगाने लगते हैं। तभी उनके सामने कोई अचानक से ऊपर से आ जाता है। उसे देखकर तो अब महेंद्र ने कहा, मम्मी मम्मी ये नागिन जिंदा है। अरे अरे ओ नागिन, कल आना, अभी निकलो तुम यहाँ से। इधर महेंद्र की इस बात को सुनकर अब धनंजय उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और वो महेंद्र से चुप रहने के लिए कहते हैं। तो वहीं महेंद्र ने कहा, मुझे क्या बोल रहे हो भाई, इस मुसीबत को आपने ही तो बुलाया है। इस बात पर अब धनंजय ने कहा, इसे मैंने नहीं बुलाया है, ये अपने आप यहाँ पर आए हैं। इस बात पर अब महेंद्र अपनी जगह से खड़े होते हुए ही कहता है, भाई मैं तो बस इसकी हरकतों से इसे नागिन कहता था, लेकिन ये तो मुझे बंदरिया लग रही है। इस बात को सुनकर अब धनंजय जब सामने शीला को देखते हैं तो उसे देखकर अब वो अपने मन में कहते हैं, ये तो सच में शीला ही है, लेकिन ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, इसे आखिर हुआ क्या है। और ये तो मर चुकी थी ना। यहाँ धनंजय इधर अपनी ही सोच में थे कि अब तक तो शीला ने यहाँ पर एक जोर का थप्पड़ धनंजय के गालों पर मार दिया था। अब उसे देखकर तो यहाँ पर महेंद्र पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि महेंद्र को तो पहले ही यहाँ पर आलिशाही से ही डर लगा हुआ था, लेकिन खुद अपने भाई को इस तरह से थप्पड़ खाता देखकर अब महेंद्र और भी घबरा जाता है। वो कभी यहाँ पर नीचे लेटे हुए राजीव को देख रहे थे तो कभी अपने सामने अपने भाई धनंजय को। महेंद्र को अच्छी तरह से पता था कि उनका भाई शीला के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाला है, क्योंकि धनंजय बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले थे। इधर कुछ देर तक महेंद्र सोचने लगता है और कुछ देर तक सोचने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो अब उन्हें यहाँ पर बेहोश आलिशा दिखाई देती है। और अब वो यहाँ पर उसे देखकर अब महेंद्र के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो पीछे मुड़कर शीला को देखते हुए ही कहता है, सोचो नागिन सोचो, मैंने तुम जैसी बंदरिया के लिए मैं एक शेरनी को जगा रहा हूँ। जब ये शेरनी जागेगी ना तो ये तुम्हारा वो हाल करेगी कि तुम यहाँ पर उसके डमरू पर नाचोगी। और ये कहते हुए ही महेंद्र अब अपने कदमों को आलिशा की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि अब सिर्फ महेंद्र को सिर्फ आलिशा से ही उम्मीद थी, क्योंकि कुछ समय पहले महेंद्र ने आलिशा को फाइट करते हुए देखा था। उसने तो यहाँ पर राजीव और करण की भी बैंड बजा दी थी, इसलिए शीला के साथ फाइट करना या शायद आलिशा के लिए और बीजी था। इसलिए अब वो उनके आलिशा के बगल में बैठकर अब वो धीरे से कहते हैं, सॉरी किंग, मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे पता है कि आपने इन्हें बेहोश किया है, लेकिन अगर हमें शीला को मारना है तो अब इसे मुझे होश में लाना ही होगा। और अब धीरे धीरे ये कहते हुए ही अब वो आलिशा के बालों की हेयर पिन को निकालकर अब वो उसके गले में चुभा देते हैं। तो वहीं अब धनंजय भी शीला के हर अटैक को अब यहाँ पर डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पर शीला के ऊपर अटैक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन शीला जितनी बार भी धनंजय के ऊपर अटैक कर रही थी उतने ही बार वो अपने आप को अच्छी तरह से डिफेंड कर रहे थे कि तभी धनंजय के कानों में आवाज़ आती है, शी। इस आवाज़ को सुनकर तो अब धनंजय ने शीला के दोनों ही हाथों को पकड़कर अब वो पीछे मोड़ देता है। तो यहाँ पर महेंद्र ही था जो कि उसे कहता है, भाई आप इस बंदरिया को छोड़ दो, मैंने इसके लिए शेरनी को जगा दिया है। अब इस बंदरिया की हालत सच में देखने वाली होएगी, क्योंकि अब जो हमारी शेरनी है वो ही अब इस बंदरिया का शिकार करेगी। तब शायद इसे मजा आएगा। लेकिन भाई हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि यहाँ पर इस शेरनी ने इन सब का क्या किया था, इसलिए क्योंकि शेरनी जाग गई है तो इसलिए सबसे पहले हमें इन सभी को बचाने में आपको मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनते ही भी यहाँ पर महेंद्र भी सिचुएशन को देखते हुए शीला को एक जोर का धक्का दे देते हैं। जैसे ही धनंजय ने शीला को धक्का दिया तो शीला भी यहाँ पर थोड़ा सा दूर जाकर गिर जाती है और अब वो उधर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं अब धनंजय और महेंद्र
देखकर ये दोनों ही भाई मिलकर अब करण और राजीव को वहां से ले जाकर अब उन्हें वहां पर गाड़ी में दोनों को ही अब यहाँ पर बिठा देते हैं और वो दोनों उन्हें गाड़ी में वहां पर लॉक करने के बाद वो वापस यहाँ पर आ जाते हैं। वो यहाँ पर वापस आने के बाद अब क्योंकि अब्दुल और चिराग ये दोनों भी यहाँ पर बेहोश गिरे हुए थे, इसलिए अब अब्दुल और चिराग को भी वो दोनों सहारा देते हुए वहां से लेकर जाते हैं और उन्हें भी अब अपनी गाड़ी में लेटा देते हैं। अब इन दोनों को भी गाड़ी में लेटाने के बाद वो दोनों ही यहाँ पर गाड़ियों के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं कि तभी आलिशा की आंखें अब यहाँ पर धीरे धीरे खुलने लगती हैं, क्योंकि महेंद्र ने तो अपना काम कर दिया था। इधर जैसे ही महेंद्र की नज़र अब आलिशा के ऊपर जाती है, जिसे अब धीरे धीरे होश आ रहा था। अब उसे देखकर महेंद्र अब अपने भाई के हाथ को खींचकर अब वो दोनों ही गाड़ी के पीछे आकर छुप जाते हैं, क्योंकि महेंद्र ने अभी थोड़ी देर पहले आलिशा का ये रूप देखा था और महेंद्र नहीं चाहता था कि इस समय धनंजय कोई भी ऐसा रिएक्ट करे कि जिससे धनंजय की भी ऐसी ही हालत हो जो कुछ समय पहले करण और राजीव की हुई थी। इधर अपने भाई की इस हरकत पर तो अब धनंजय ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो महेंद्र। इस बात पर अब महेंद्र ने कहा, भाई प्लीज थोड़ी देर और पेशेंस रखिए। देखिए, मैं यही कहूँगा कि आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए यही अच्छा है, क्योंकि बस थोड़ी देर शांति बनाए रखें, उसके बाद तो आपको सब कुछ समझ में ही आ जाएगा कि मैंने ऐसा कुछ क्यों किया है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो जो हालत आज यहाँ पर करण और धनंजय की है वो तुम्हारी भी हो सकती है। अपने भाई की इस बात को सुनकर धनंजय भी अब सामने की तरफ देखने लगते हैं। तो वहीं अब तक रोहित ने अब तक उस हब्स की लटाओं को खींच लिया था और अब वो यहाँ पर उन लटाओं को खींचकर अब वो सूर्या को उसी से बांध देता है, क्योंकि सूर्या भी अभी उसके पीछे ही आ रहा था। रोहित ने ये काम बड़े ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर दिया था। इससे पहले कि सूर्या कोई भी रिएक्ट कर पाता कि तभी रोहित उसे लपेट चुका था। इधर उसके गले से होते हुए वो उसके हाथों को भी बांधकर अब उसके दोनों ही पाँव को उस लटा से बांध देता है, जिससे कि सूर्या नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो उसकी आह निकलने लगती है। उन लटाओं ने उसे यहाँ पर पूरी तरह से ही जकड़ लिया था। यहाँ रोहित ने भी सूर्या को तो उसके अंजाम तक पहुँचा दिया था कि तभी उसके सामने अब एक तरफ यहाँ पर रघुवीर सिखावत आ जाता है, तो इधर दूसरी तरफ से यहाँ पर अब प्रत्युष दीवान भी था। क्योंकि यहाँ पर राजेश्वर पीरामल ने इन चारों को ही फिर से एक शैतान के रूप में जिंदा कर दिया था। शीला, सूर्य, रघुवीर और प्रत्युष ये चारों ही अब यहाँ पर थे, इसलिए वो इन दोनों को एक साथ ही रोहित की तरफ बढ़ता हुआ देखकर अब रोहित उन दोनों को ऑब्जर्व करते हुए ही अब अपने कदमों को पीछे की तरफ करता हुआ जा रहा था। क्योंकि रोहित ने भी यहाँ पर सूर्या से फाइट की थी। रोहित को अब अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पर ये दोनों भी, क्योंकि ये दोनों भी मर चुके थे, लेकिन अगर वो फिर से उसके सामने हैं तो वो यहाँ पर इंसानी रूप में तो उनके सामने नहीं होंगे, इसलिए वो सेम यही टेक्निक अब इन दोनों के ही सामने यूज करता है। तो वहीं अब उस कॉलेज के बाहर खड़ी आलिशा अब एक शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, क्योंकि अब आलिशा को पूरी तरह से होश आ चुका था। उसकी दहाड़ अब इतनी थी कि उसे ऐसे देखकर तो महेंद्र और धनंजय दोनों के ही अचानक से ही होश उड़ गए थे। तो वहीं शीला अब आलिशा को इस तरह से दहाड़ता हुआ देखकर आलिशा की तरफ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी। तो वहीं आलिशा भी अब घूरते हुए ही शीला को देख रही थी। जैसे ही शीला भी अपने दोनों ही हाथों से आलिशा के ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि तभी आलिशा ने उसके दोनों ही हाथों को एक साथ पकड़कर अब वो उसे हवा में एक गुब्बारे की तरह घुमाने लगती है। ये देखकर तो महेंद्र और धनंजय दोनों के ही मुंह मानो खुले के ही खुले रह गए थे, क्योंकि महेंद्र ने तो यहाँ पर धनंजय, राजीव और करण को पहले ही देखा था, लेकिन आलिशा का ये रूप अब उससे और भी भयानक था। धनंजय यहाँ पर अब ये सब देखकर कहते हैं, ये आलिशा के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? ये इतनी ताकत आलिशा में तो नहीं थी,
इस बात पर अब महेंद्र कहता है वो राजीव ने तो कुछ तो किया था, और जब राजीव ने ये सब किया था तो वो राजीव भी उस समय बहुत ही गुस्से में था। राजीव को उतने गुस्से में मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है भाई। ये सुनते ही अब धनंजय ने कहा, अच्छा ऐसा है तो मुझे अब कुछ अंदाजा हो रहा है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। एक काम करो महेंद्र, इस वक्त आलिशा को हम में से कोई भी शांत नहीं कर सकता है, क्योंकि हम में से कोई भी शांत करने के लिए अगर उसके पास भी गया तो वो उसके साथ ऐसा ही करेगी। तुम एक काम करो, तुम अनिका को फोन लगाओ, अब शायद अनिका ही कुछ कर सकती है। धनंजय की इस बात को सुनकर अब महेंद्र ने कहा, भाई आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने अनिका को फोन नहीं लगाया होगा? अरे मैंने तो कई बार अनिका को फोन लगाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी उससे कोई भी बात ही नहीं हो पाई। इस बात पर अब धनंजय ने कहा, तब तक ये शीला के साथ बिजी हैं, तब तक तो ठीक है महेंद्र, लेकिन ये अभी अगर हमारे ही लोगों के साथ यही सब करेगी जो भी शीला के साथ हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि ये शीला के साथ ये ज्यादा देर तक बिजी नहीं रह पाएगी। धनंजय की इस बात पर अब महेंद्र ने कहा, भाई वो हम बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है अभी के लिए तो उसे एंजॉय करो। देखो ना ये शेरनी यहाँ पर शीला को कैसे पटक कर मार रही है। वाह सच में भाई, मैं बता नहीं सकता, मुझे तो कितना मजा आ गया शीला को इस तरह से पिटता हुआ देखकर। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका एक वीडियो बना देता हूँ ताकि मैं इसे बाद में भी पूरे मजे के साथ देख सकूं। इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद करो महेंद्र, तुम अभी की बात कर रहे हो। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस शीला की मौत के बाद अब आलिशा का अगला टारगेट कौन होंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है, इसलिए इसका अगला टारगेट हम दोनों ही हो सकते हैं। इस बात पर अब महेंद्र ने कहा, भाई ये आप क्या कह रहे हो? थोड़ा तो शुभ बोलो, क्या हम दोनों की बलि चढ़ाने में लगे हुए हो? महेंद्र की इस बात को इग्नोर करते हुए ही यहाँ पर धनंजय कहते हैं, मैं अंदर से ये अंदर से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? ये जरूर अंदर कुछ है। इस बात पर अब महेंद्र ने कहा, हाँ भाई, वो अंदर किंग है ना, तो वही दिखा रहे होंगे अपनी ताकत को, क्योंकि अंदर भी कुछ होगा और शायद वो उन्हीं से लड़ रहे होंगे। ये सुनते ही अब धनंजय कहते हैं, क्या किंग यहाँ पर आए हैं? फिर तो मैं भी अंदर की तरफ जा रहा हूँ। धनंजय की इस बात को सुनकर अब महेंद्र ने कहा, भाई आप प्लीज आप कहीं नहीं जा सकते आप, और सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको क्या ही मजा मिलता है मुझे टेंशन देने के बाद? आप क्यों बेफालतू में मेरी टेंशन को बढ़ा रहे हैं? देखो भाई, मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और ये कहते हुए ही महेंद्र अब अपनी पूरी ताकत लगाकर अब धनंजय के हाथ को पकड़ लेते हैं, और जैसे एक छोटा बच्चा यहाँ पर आगे नहीं जाने देता, बिल्कुल वैसे ही अब महेंद्र रिएक्ट कर रहे थे। तो वहीं धनंजय अब आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, वो अपनी बॉडी को आगे खींच रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर कॉलेज के अंदर रोहित अब तक अच्छी तरह से समझ चुका था कि अब इन दोनों में से किसके साथ कैसी फाइट करनी है। जहाँ एक तरफ रघुवीर शेखावत को देखकर रोहित के दिमाग में अब एकदम से ही आता है, और वो भी यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग लिजार्ड है। इनके जबड़े काफ़ी पावरफुल होते हैं और इनके दांत तेज और साथ के साथ पॉइजनसनेस से भी भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर उसका ये रूप बना हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्युष दीवान को देखकर अब रोहित को याद आता है गिला मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर कुछ गिनी चुनी छिपकलियों में से एक होता है। इनकी बाइटिंग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती हैं, और इसलिए रोहित बस बड़े ही ध्यान से इन दोनों के फीचर्स को अच्छे से समझ चुका था। उन दोनों को देखते हुए ही वो भी यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को बना रहा था, और साथ के साथ वो यही सोच रहा था कि आखिर वो इन दोनों के साथ ऐसा क्या करे जिससे कि वो इन दोनों को अच्छी तरह से सबक सिखा सके। कि तभी यहाँ पर रोहित के दिमाग में एक बात आती है कि ये दोनों ही स्पीसीज जनरली ह्यूमंस को अवॉइड करती हैं, लेकिन साथ ही साथ
रोहित को इस बात की भी खबर थी कि ये दोनों ही एक्सपेरिमेंटेड हैं, क्योंकि इनकी मौत के बाद इन्हें यहाँ पर बनाकर भेजा गया है। इसलिए रोहित अब अच्छी तरह से जानता था कि रघुवीर शेखावत लॉन्ग डिस्टेंस को कभी भी तेजी से कवर नहीं कर सकता है। तो वहीं अब प्रत्युष दीवान के लिए भी रोहित ने अच्छी तरह से सोच समझ लिया था। रोहित मारवा अब इस कॉलेज में पहले भी कई बार आ चुका था, क्योंकि वो यहाँ पर खुद HOD बनकर काम कर चुका था। इसलिए रोहित को अच्छी तरह से पता था कि अब उसे आगे क्या करना है। वो अब अपनी पूरी स्पीड से अब वहाँ से भागने लगता है। इधर उसे भागता हुआ देखकर वो दोनों भी अब उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। जहाँ पर रघुवीर शेखावत अब यहाँ पर अब उसका शरीर अब जवाब दे चुका था, क्योंकि वो अब अपनी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग अब भाग नहीं सकता था। तो वहीं प्रत्युष दीवान जैसे तैसे वहां पर पहुंच गए थे और अब वो जल्दी से रोहित के पास जाकर अब यहाँ पर उसे पकड़कर बाइट करने लगते हैं। तो वहीं रोहित भी अब खुद को उससे बचाते हुए ही अब वो दोनों अब उस कॉलेज के कोल्ड स्टोरेज रूम की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि रोहित अब यहाँ पर भागते भागते कॉलेज के इस कोल्ड स्टोरेज रूम के पास ही आ गया था। तो वहीं रोहित अब प्रत्युष दीवान को दरवाजे के पास खड़े करके अब वो यहाँ पर एक जोर की लात को उसके पेट पर मारता है। रोहित ने यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी ताकत के साथ उसके पेट पर वार किया था। जैसे ही यहाँ पर उसके पेट पर वार होता है तो वो भी यहाँ पर हवा में उड़कर सीधा ही इस कोल्ड स्टोरेज रूम में जाकर एक बड़े से आइस क्यूब के साथ टकरा जाता है। ये सब देखकर तो रोहित अब उस रूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है और इसके बाद वो अब अपने मन में सोचता है, दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि तुम सभी की बॉडी उन लोगों को ना मिले, क्योंकि अगर उन लोगों को फिर से तुम सबकी बॉडी मिली तो वो फिर से तुम्हें इससे भी भयानक बना देंगे। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और वैसे भी बिना डायमंड ड्रग की हेल्प से वो लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डायमंड ड्रग का जितना यूज करना था वो कर चुके हैं। यहाँ पर प्रत्युष दीवान को अब उसके अंजाम तक पहुँचाने के बाद अब यहाँ पर किंग अपने तेज कदमों को अब फिर से रघुवीर शेखावत की तरफ लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग इन दोनों की ही शक्तियों से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके थे। इसलिए इन दोनों से अलग अलग फाइट करना उसके लिए जरूरी हो गया था। इसलिए अब एक से तो वो निपट चुके थे, अब यहाँ पर बारी थी रघुवीर शेखावत की। तो वहीं अब उस कॉलेज से बाहर आलिशा ने भी यहाँ पर शीला को पटक पटक कर मार दिया था। ये सब देखकर तो अब धनंजय को यकीन ही नहीं हो रहा था और ना ही महेंद्र को। उनकी तो मानो सांसें ही ऊपर नीचे हो रही थी। इधर धनंजय अब महेंद्र से कहते हैं अब शीला के शरीर को भी मुक्ति मिल जाएगी। इस बात पर अब महेंद्र ने कहा, भाई अगर इसका शरीर ऐसे ही रहा तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि वो मर तो एक बार पहले भी चुकी थी ना।